हे एवरीवन, आई एम निशा। वेलकम टू एग्जाम एटलस। तो आज हम लोग झारखंड का करंट अफेयर देख रहे हैं, जो हमारा कल से डेली बेसिस पे करंट अफेयर आता है। वो आज सेकेंड डे है और आज डेट है 31 अगस्त। तो आज हम लोग 31 अगस्त के करंट अफेयर को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले हम लोग एक कोटेशन के साथ शुरू करते हैं, जो हमारी परंपरा रही है। कल से हम लोग एक कोटेशन के साथ और हर दिन एक कोटेशन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, ताकि अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन कम हो तो लोगों को थोड़ा बूस्टअप मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने कोटेशन को। देखिए, नेल्सन मंडेला जी ने कितनी अच्छी बातें कही है कि जब तक हम किसी काम को शुरुआत नहीं करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, शुरुआत नहीं करते हैं तब तक वह काम नामुमकिन ही लगता है। यानी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो जब तक हम इसकी स्टार्टिंग नहीं करते हैं, जब तक हम इस पे आकर डुबकी नहीं लगा देते, तब तक हमें पानी है, अगर हम उसमें डुबकी ही नहीं लगाएंगे तो क्या हमें पानी की गहराई का पता चलेगा? तो लगेगा बहुत गहरा, भले वो क्यों ना कम गहरा भी हो। तो हमें सबसे पहले कोई काम को करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? उसकी शुरुआत तो कर ही देनी चाहिए। अगर आप देखते होंगे कि कोई भी बिल्डिंग अगर बनता है तो सबसे पहले क्या होती है? इसकी नींव रखी जाती है, उसी पे वो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। मान लीजिए अगर नींव ही ना रहे तो कोई बिल्डिंग तो खड़ी हो नहीं पाएगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी क्या करना चाहिए कि अपने आज से ही, आप लोग अगर नहीं किए हैं तो आज से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब उठा तभी सवेरा। तो चलिए हम लोग भी अपने लेक्चर को ज़्यादा फर्दर डिले ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा है 31 अगस्त और आज का इम्पॉर्टेंट डे है। तो आज सबसे पहली बात तो गणेश चतुर्थी है। तो आप लोगों को सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई हो। हमारी इंडिया में इतनी खूबसूरती है कल्चर की कि सभी लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग भी क्या है, गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट डे आज है, वो है राष्ट्रीय डायटोमेसियस पृथ्वी दिवस। क्या है? डायटोमेसियस पृथ्वी दिवस आज है। और ये जो डे है, इसकी शुरुआत जो है वो ईपी मिनरल्स के द्वारा की गई थी। और इस डे की शुरुआत जो है वो 2016 से इस डे की शुरुआत हो चुकी है। और हर साल क्या है, ये डे से सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक वर्ड आया आप लोगों का, क्या? डायटोमेसियस। डायटोमेसियस का मतलब आप लोग समझते हैं या नहीं समझते? बहुत लोग समझते भी होंगे, बहुत लोग सुने भी होंगे, और बहुत लोगों के लिए ये वर्ड क्या हो सकता है? न्यू हो सकता है। तो डायटोमेसियस जो है, इसको हम लोग शॉर्टकट में डीई भी बोलते हैं। या एक मिनरल्स होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इसका यूज हम लोग फिल्टर के रूप में करते हैं। वो मोबाइल वाला फिल्टर नहीं, ये हम लोग क्या पानी का फिल्टर की बात करें, पानी के लिए जो हम लोग फिल्टर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्विमिंग पूल की बात करें तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, बहुत लोग एंजॉय करते हैं, उसके बाद उस पानी को क्या फिल्टर भी किया जाता है। तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डायटोमेसियस का यूज कर सकते हैं। इसी तरह क्या होता है, शराब वगैरह भी बनाया जब जाता है तो उसे भी फिल्टर करने के लिए इसका यूज बहुत जगह किया जाता है। हम लोगों का नेक्स्ट है, अब झारखंड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं उससे रिलेटेड फर्स्ट में है हमारी है दीदी बाड़ी योजना। क्या है? दीदी बाड़ी योजना। अब दीदी बाड़ी योजना क्या है, किसके लिए शुरू की गई है और ये काम क्या करेगा, ये सारी बातें को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये झारखंड की योजना है और झारखंड सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। इसमें झारखंड सरकार का कहना था कि लोग जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार हैं, बहुत ही ज़्यादा कुपोषित हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाता है और लोगों के पास आजकल नौकरी की भी बहुत कमी है। और आप सब भी यहाँ क्या है, कोई ना कोई नौकरी की तैयारी में लगे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट सरकार ने एक दीदी बाड़ी योजना शुरू की, जिसमें गरीबों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ महिलाओं को भी लाभ मिलेगा और बच्चों को भी लाभ मिलेगा। इसमें तीनों लोगों को क्या है, प्रॉफिट होगा और इनको ही यह लाभ पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा महिलाओं को भी प्रॉब्लम हो देखने को मिलता है सोसाइटी में। बच्चे हैं जो कुपोषित हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट उनका हो नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। इसमें झारखंड गवर्नमेंट का टारगेट है कि 5 लाख लोग जो हैं उनको यह लाभ पहुंचाया जाए। कम से कम एटलीस्ट टारगेट जो है हमारा झारखंड गवर्नमेंट का वो 5 लाख रखा गया है।
और 5 लाख के साथ साथ इसमें क्या है कि मनरेगा के द्वारा ये क्या होता है, संचालित किया जाता है और इसलिए इनके जो कर्मचारी है उनको भी यह लाभ मिलता है। और इसके लाभ के लिए क्या है, एज क्राइटेरिया भी रखा गया है जिसमें कि 18 से 35 साल की एज के बीच के लोगों को यह लाभ मिलेगा और इसी एरिया के क्राइटेरिया के अंदर जो भी आते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है अफ्रीका स्वाइन फीवर। ये अफ्रीका स्वाइन फीवर है, ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि अफ्रीका से ही आया हुआ होगा। और ये स्वाइन फीवर जो है ये मेनली किस में होते हैं, पिग में होते हैं। पिग जो जानवर है, एक जिसको सुअर बोलते हैं, उसमें ये क्या है, फीवर हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, सबसे पहले ये केरला के एक फार्म में जो कि सुअरों का फार्म था उसमें ये फर्स्ट टाइम क्या है, हम लोगों को देखा गया है कि इस बीमारी को पहली बार केरल के ही एक निजी जो सुअर का फार्म था उसमें ही देखा गया है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन से सुअर हैं या किस प्रकार के सुअर है जिनको यह संक्रमण हो सकता है, तो इसमें चाहे वो कोई घरेलू सुअर हो या तो कोई जंगली सुअर हो, किसी भी प्रकार के सुअर में ये क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है। और ये संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है जिसके कारण क्या होता है, ये फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं वो देखिए। सबसे पहली बात कि आप तेज बुखार होगा, दूसरी बात कि भूख की कमी हो जाएगी यानी आपको भूख ही नहीं लगेगा, और थर्ड है कि त्वचा में रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और डायरिया के भी कुछ लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम इंडिया के बारे में तो देख लिए, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में ये सबसे पहले क्या है, अफ्रीका रीजन से ही ये निकला है और ये 1920 में ये पहली बार वहां पे देखा गया। इस तरह की कोई भी बीमारी होती है ये सबसे फर्स्ट टाइम हम लोगों को क्या हुआ, अफ्रीका से ही पता चला है। और ये बीमारी जितनी भी फैली है वहां से ही हम लोगों को पता चला कि इस तरीके की भी कोई बीमारी होती है जो पिग में होती है। अगर किसी को भी जानवर, कोई भी जानवर है, अगर या किसी को हो जाता है तो उसके 95 से 100% चांस है कि वो नहीं बचेगा, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। और इसका क्योंकि ये कारण क्यों है इतनी मौत होने का, इतना इसका हाई परसेंटेज क्यों है, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी सटीक इलाज नहीं मिल पाया है। कोई भी सटीक क्या है, इसके लिए दवा नहीं है, क्योंकि इसके जो बुखार जो इसमें लगता है वो क्या है, उसका अभी तक इलाज नहीं खोजा गया है। अगर हमको मान लीजिए कि ये किसी जानवर को हो गई और हमको अगले जानवर में ये फैले नहीं, उन तक पहुंचे नहीं, इसके लिए अगर हमें उसे रोकना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक ही उपाय है अभी तक हमारे पास, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उस जानवर की हत्या कर दे सकते हैं। उस जानवर को अगर मार दिया जाए तो ही वह बीमारी क्या है, दूसरे में फैलने से रुक सकता है। तो अभी इस पे लगे हुए हैं लोग ताकि एक अच्छा से अच्छा क्या हो सके, इलाज मिल सके, ताकि जानवरों को बचाया जा सके, ना कि मारा जा सके। क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन क्या है, उसको खत्म करना नहीं होता है, उसको प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ी बात है। अब एक संगठन है जिसका नाम है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसको शॉर्ट में हम लोग OIE भी बोलते हैं। इनके द्वारा क्या किया गया कि पशु स्वास्थ्य कोड होता है, इनकी एक लिस्ट जारी की जाती है जिसे नाम दिया गया है पशु स्वास्थ्य कोड। इसमें क्या किया गया है, इनकी जो ये बीमारी है सुअर की, जिसको अफ्रीका से जो निकला था, उसे इसमें सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि इसमें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब मैंने ये तो बता दिया कि ये सुअरों से होती है, लेकिन होती कैसे है, तो सुअरों के शरीर से जो भी तरल पदार्थ निकलता है और उसके अगर तरल पदार्थ के संपर्क में यानी लिक्विड जो भी निकलते हैं उसके सीधे संपर्क में अगर कोई आता है तो ये बीमारी उसको लग सकती है। एक इसी तरह की बीमारी क्या है, कोरोना भी आई थी, अभी है भी, अभी खत्म तो पूरी तरह नहीं है। वो भी क्या होता था, छींकने से सर्दी खांसी ये सब लक्षण थे उसके। तो उसी तरीके से क्या है, ये सुअरों में फैलने वाली बीमारी ज्यादा है। झारखंड की अब हम लोग मेनली बात कर लेते हैं इस बीमारी से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में झारखंड में भी इसके बहुत सारे केस देखने के लिए मिले हैं, जिसमें से पूरे झारखंड की बात की जाए तो 1000 ऐसे पिग हैं जिनमें ये बीमारी देखने को मिली, यानी कि उनकी मौत हो गई, यानी कि वो खत्म हो गए 1000 पिग। और इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन सा प्लेस है, तो रांची।
रांची में जो है वो 1000 में से 800 ऐसे सुअर थे जो रांची से थे। रांची में इनकी मौत सबसे ज्यादा हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड स्ट्रेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ये एक चैंपियनशिप है जो वर्ल्ड लेवल पे खेला जाता है और इसका आयोजन की बात करें तो 5 से 10 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा और ये किर्गिस्तान के बिश्केक एक जगह है जहाँ पे यह होगी। अब यह इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है? तो इम्पोर्टेंट होने का रीजन है कि यहाँ से यानी कि झारखंड से भी 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन इसके लिए हुआ है और जिनका सिलेक्शन भारतीय स्ट्रेट लिफ्टिंग टीम के में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये 3 प्लेयर कौन कौन से हैं? तो 3 प्लेयर में फर्स्ट है अशोक कुमार गुप्ता, प्रतिभा हेम्ब्रम और हिमा तिर्की। ये 3 प्लेयर जो ऐसे हैं जिनका चयन झारखंड से किया गया है। तो इसलिए हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि झारखंड से प्लेयर जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्या हैं आते हैं और जितने भी आप झारखंड से रिलेटेड एग्जाम देखेंगे आपको प्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, चाहे वो न्यूज में रहे हो, चाहे वो कुछ उनके द्वारा किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो। इसके लिए उनको क्या है एग्जाम में क्वेश्चन उनके पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैंड हेल्ड टर्मिनल सिस्टम। यहाँ टर्मिनल होगा, ठीक है, हैंड हेल्ड टर्मिनल सिस्टम। अब ये क्या है भाई? ये तो बड़ा एकदम लंबा चौड़ा वर्ड लग रहा है। तो ये है क्या? तो ये एक रेलवे के द्वारा जारी किया गया है एक सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम जो है वो क्या है? तो ये एक आईपैड साइज में क्या होता है, एक डिजिटल डिवाइस होता है। आप मान ले सकते हैं आईपैड साइज का एक डिजिटल डिवाइस है। अब इसका यूज क्या है? तो हम लोग सबसे पहले समझिए कि अभी अगर आप लोग रेलवे में ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रेलवे में ट्रैवल करना पहले क्या था कि हम लोग अपना टिकट किए, ठीक है, हमारा टिकट कंफर्म है, लेकिन बाय चांस अगर हम अपने जहाँ से हमको जाना है, मान लीजिए कि ये हमारा स्टेशन है, यहाँ से हमको ट्रेन पकड़ना है और यहाँ से हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेन पकड़ते हैं तो हम तो पहुँच जाएंगे भैया, लेकिन अगर हम इस ट्रेन को अगर मिस कर देते हैं और हम चाहें कि अब हम सेकेंड स्टेशन पे जाके अपने प्लेस को ले सकते हैं तो वो अब क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा कि अगर आप अपने जगह से अगर आप अपने प्लेस पे नहीं चलते हो तो अगले स्टेशन पे जो भी सवारी होगा और वो अगर वेटिंग लिस्ट में हो तो उसको वो सीट दे दी जाएगी। पहले होता था कि 2-3 स्टेशन तक आपका वेट किया जाता था, तभी वो अपने हिसाब से किसी भी सवारी को क्या करते थे, वो दे देते थे ये सीट को। लेकिन अब नहीं होगा। अब अगर अब नहीं ट्रेन पकड़े तो आपका सीट भी गया, ट्रेन तो गया ही गया, सीट भी गया। तो यही यहाँ पे है कि इसके तहत दर्ज कि यात्री की जो बोर्डिंग स्टेशन है उस पर सवार हुआ है या नहीं, इसके तहत जितनी भी लिस्ट होगी वो रिकॉर्ड होते रहेगी। स्टेशन हर स्टेशन में क्या है, ये अपडेट होती रहेगी और आरएसी और वेटिंग लिस्ट के यात्री को या फिर अलॉट कर दी जाएगी। झारखंड में इसकी सेवा जो है बहुत सारे रेलवे स्टेशनों से शुरू कर दी गई है, जिसमें से फर्स्ट है रांची और नई दिल्ली राजधानी ट्रेन, रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस, हटिया दुर्ग एक्सप्रेस, रांची हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन। ये सभी जो ट्रेनें हैं इसमें क्या की गई है, ये सुविधाएं अब शुरू कर दी गई है। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को भी ट्रैवल करना हो तो ये जानकारी आप लोगों के लिए ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं हो कि करंट अफेयर एग्जाम में ही आए, डेली लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ताकि आप एक नागरिक होने के नाते जागरूक भी रहें। इसलिए जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए तभी देखना है, आप ऐसे भी करंट अफेयर अपडेट हर किसी को रहना चाहिए। नेक्स्ट ये तो मैं बता दी कि ये एक डिजिटल डिवाइस की तरह काम करेगा। अब हमारा एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट निकल कर आया है जिसको बोलते हैं NCRB रिपोर्ट 2021। अब NCRB रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ब्यूरो होगा, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके द्वारा जितने भी आपराधिक मामले होते हैं ये सारी आंकड़ा इनके द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये आंकड़ा 2021 का है, तो अभी बोलिएगा कि अभी तो 2022 चल रहा है
बट ये आंकड़ा जो है वो पूरे ईयर का, पिछले साल का जितने भी अपराध हुए हैं उसका आंकड़ा जारी किया जाता है। उसके लिए एक साल तो देखना पड़ेगा। तो अभी 2022 चल रहा है, तो आपको एक साल बैक यानी 2021 में कितने अपराध हुए हैं, किस किस तरीके के अपराध हुए हैं, उसका डेटा ये रिलीज करता है। तो इसने एक डेटा रिलीज किया है सांप्रदायिक दंगे का, यानी कि जो भी लोग अपने धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे जो भी झगड़े करते हैं, वो पूरे देश में आपको लगभग 378 यानी 378 केस आपको देखने के लिए मिले हैं। जिसमें से झारखंड की बात करें, क्योंकि हम लोग झारखंड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो झारखंड की बात करें तो इसमें 100 दंगे अकेले सिर्फ झारखंड में हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी हमें जब तक समानता का अधिकार मिल गया है, फिर भी हमारे देश में या हमारे राज्य में कितने सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। और इसके साथ ही झारखंड इसमें नंबर 1 पहुंच गया है, यानी कि फर्स्ट किया भाई, और किसी मामले में करे या ना करे, इसमें तो एकदम नंबर 1 पे है। अब सेकेंड कौन सा है? सेकेंड महाराष्ट्र है, थर्ड बिहार है। तो आप लोग एटलीस्ट 3 तक तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसमें एक और रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं। आए दिन आप कहीं भी जाते होंगे तो सुनते होंगे, या न्यूज़पेपर जब भी देखते होंगे तो रोड एक्सीडेंट के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा ही देखते होंगे, या आप लोग डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि कितने लोगों का रोड एक्सीडेंट होता है। इसमें इसी से रिलेटेड एक डेटा जारी किया गया है, जिसमें क्या है, टोटल अगर बात करें तो टोटल जो रोड एक्सीडेंट हुआ है वो है 4728। इतने रोड एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 3513 लोगों की तो मौत हो गई, यानी कि स्पॉट डेथ हो गई, और 3227 लोग क्या हुए, घायल हुए हैं। ये डेटा बता रहा है कि इतने, ये डेटा जरूरी नहीं है कि आपको याद करना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे देश में या हमारे राज्य में कितने रोड एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, हमें कैसे बचना चाहिए, हमें जब भी बाहर निकलना चाहिए अपने साथ अपना हथियार क्या है, हेलमेट लेकर निकलना चाहिए। क्योंकि आजकल बट लोग क्या करते हैं कि हेलमेट क्या है, पुलिस को देखें, ट्रैफिक पुलिस, और पहन लिए। भाई वो आपके सेफ्टी के लिए क्या ट्रैफिक पुलिस को आने की जरूरत है? आपको खुद अवेयर होना चाहिए कि हमें विदाउट हेलमेट गाड़ी पे तो चढ़ना ही नहीं है। क्या आप एग्जाम हॉल पे जाते हो और आप क्या अपना पेन, एडमिट कार्ड लेकर जाना भूल जाओगे तो क्या एग्जाम देने मिलता है? उसी तरह से जहां भी जाओ तो अपने हथियार को साथ रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को भी रोड एक्सीडेंट से बचना है, हर दूसरे को भी बचाना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम सही चल रहे तो अगला भी सही हो, इसलिए सभी को सेफ्टी के साथ चलना चाहिए। तो अगर हम पूरे देश की बात करें तो 4.22 लाख जो है वो रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से 1.7 लाख तो लोगों की मौत हो गई। अब बात करते हैं हम लोग रोड एक्सीडेंट में नंबर 1 पे कौन है भैया? तो नंबर 1 पे है यूपी, सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु। तो खैर इसमें झारखंड बच गया है, लेकिन झारखंड क्या है, ऐसे 4 राज्यों में शामिल है जहाँ पे घायल जो है वो लोग अधिक हुए हैं। इसमें से 4 राज्य, झारखंड हो गया फर्स्ट, फिर हो गया मिजोरम, पंजाब, यूपी। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, तो जहां घायल से अधिक लोग क्या हुए हैं, मरने वाले की संख्या है, यानी कि यहाँ पे लोग घायल होने से ज्यादा क्या इनकी मौत हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रोड एक्सीडेंट बढ़ गया है, और आप लोगों को इससे क्या है, अवेयर रहना चाहिए और हमेशा से हेलमेट साथ में लेकर चलना चाहिए। इसलिए आज से आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि बिना हेलमेट कोई भी गाड़ी नहीं चलाना है। तो अब देखते हैं, हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एनसीआरबी के बारे में, ताकि हमारा एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और ये जो है अभी आप लोगों को बता दिया कि अपराध और अपराध से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसकी डेटा को कलेक्ट करता है और रिलीज करता है, ताकि आगे फर्दर हम लोग उस पर काम कर सके, उसे सुधार सके। हमें पता रहेगा तभी तो, जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एग्जाम में आता क्या है, तभी तो हम उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। उसी तरीके से जब तक हमारे पास एक अच्छा से डेटा नहीं रिलीज हो जाता कि कितने ज़्यादा केस किस सेक्टर में है, तो हम उसे सुधार नहीं सकते। इसी के लिए क्या है, ये एक डेटा कलेक्ट करके प्रोवाइड करता है, ताकि हर सेक्टर को अच्छे से काम किया जा सके। अब बात करें कि ये जो एनसीआरबी की स्थापना की गई थी, ये किस आधार पे की गई है, किस कमेटी की सिफारिश पे की गई है? तो इसमें से 2 कमेटी इंपॉर्टेंट है, एक है टंडन समिति और एक है टास्क फोर्स, जो कि 1985 की है। ये दोनों कमेटी ऐसी है जिनके सिफारिश के बाद एनसीआरबी का गठन किया गया था।
और यह एनसीआर भी कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है। इसका मेन फोकस एरिया ही है कि पुलिस जो है, अभी की जो पुलिस व्यवस्था है उसका मॉडर्नाइजेशन करना, यानी कि आधुनिकीकरण करना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको सशक्त बनाना, ताकि लोग जागरूक हो सके, लोगों को अच्छे से जानकारी मिल सके, ताकि आगे जितने भी चीज़ें हो रही है, जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं या जितने भी दंगे हो रहे हैं उसको कम किया जा सके। तो हमारा जो आज का क्लास है यहीं पे कंप्लीट होता है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इतने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर किए हैं आज झारखंड के, और इससे आप लोगों को क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप लोग इसे रिवाइज कर सकते हैं और इसे रिपीट करके देख भी सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।